नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं और आप भी फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको फेमा से जुड़ी हुई जानकारी देंगे। फेमा का पूरा नाम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है। ये विदेशी मुद्रा प्रबंधन और विदेशी व्यापार और भुगतान संबंधी कानून है और फेमा देश के बाहर व्यापार, भुगतान और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया कानून है। इस अधिनियम के तहत ईडी को विदेशी मुद्रा कानूनों और नियमों के संदिग्ध उल्लंघन की जांच करने, उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने और उन पर जुर्माना लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। ये तो ठीक है। बुनियादी जानकारी आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी आपको विस्तार से जानकारी देंगे और बताएंगे कि फेमा से जुड़े हुए कानूनी पहलू क्या हैं और तफसील से जानकारी देने के लिए परमानंद पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चलिए, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फेमा से जुड़ा हुआ सवाल ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। परमानंद पांडे जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विषय बहुत महत्वपूर्ण है, विदेशी मुद्रा लेन देन से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी अगर आपको चाहिए तो 0120612797 पर कॉल करिए या फिर 0120612796 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो परमानंद जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परमानंद जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल आपसे कि फेमा क्या होता है, क्यों ये कानून लाया गया? देखिए, फेमा जो है इस फेरा का दूसरा रूप है। फेरा 1973 में लाया गया था। वो उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, यानी उसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा विदेशी मुद्रा को, उसके बारे में फेरा को लाया गया था। और वो उस समय इंट्रोड्यूस किया गया था जब देश में फॉरेन एक्सचेंज माने विदेशी मुद्रा की बहुत ही किल्लत थी। आपको ऐसा लगा होगा, देखिए कि 1989-90 के दौरान विदेशी मुद्रा का भंडार इस देश में इतना कम हो गया था कि भारत को सोना गिरवी रखना पड़ा था विदेश में, तब जाकर के भारत की अर्थव्यवस्था ठीक हुई थी। लेकिन जब भारत की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी पटरी पर आ गई और विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ गया थोड़ा सा, तो अब कहा गया कि नहीं, जिस फेरा के कारण बहुत सारी कंपनियां देश को छोड़ के चली जा रही थी। क्यों? कि उनके ऊपर इतना कड़ाई से पालन होने लगा था कि वो कह रहे थे कि नहीं, हमारे लिए यहाँ पर काम करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। उस स्थिति में फेमा को लाया गया। फेमा का तात्पर्य हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी किस ढंग से इसका व्यवस्थित प्रबंधन हो, इसके लिए फेमा को लाया गया। और ये एक्ट 1999 में लाया गया, हालांकि वो लागू हुआ सन 2000 में। और फेमा के तहत ये एक एक्ट में फेरा में जहां 89 लॉज थे, एक्ट प्रोविजन थे, वहीं पर इसको कम करके 49 माने 49 नियमों को रखा गया केवल। अब इसमें यह रखा गया कि ऐसी स्थिति आ जाए जिससे कि लोगों को काम करने में कोई सुविधा ना हो। उद्देश्य तो ये होता है कि आप कोई कानून बना रहे हैं तो लोगों की सहूलियत का ध्यान रखिए, लेकिन अब जब सहूलियत इस कदर ऐसी स्थिति बन जाए कि आपके लिए वो कहने वाली सहूलियत जो है हमारे लिए एक गले का फांस बन जाए, तो ऐसी स्थिति में उसको त्याग देना ही उत्तम होता है। इसी नाते फेमा को लाया गया और फेमा कई मामले में इस देश को विदेशी मुद्रा के लेन देन से जो स्थिति थी वो काफी हद तक ठीक हो गई। और अब तो हमारे यहाँ फेमा ही हो गया है। फेमा में ईडी को बहुत अधिकार दे दिया गया है कि फेमा के तहत ईडी इस चीज को देखे कि कोई भी व्यक्ति अगर विदेशी मुद्रा के मैनेजमेंट में लेन देन में कोई अगर गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार इसको मिलता है। ये है फेमा का उद्देश्य। ठीक है सर, फेमा और फेरा में फर्क क्या होता है, क्या अंतर होता है दोनों में? देखिए, फेमा और फेरा का अंतर तो यही है कि फेरा को उस समय लाया गया था कि आपको स्थिति ये थी कि इस देश से बाहर जाने के लिए किसी को ऐसी स्थिति थी कि उसको $1500 या $1000
वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से जाकर के वहां पास कराना पड़ता था। कई बार मैं बहुत सारे ऐसे पत्रकारों को जानता हूं जो विदेश जाना चाहते थे और उनको $1000 प्राप्त करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के चक्कर लगाने पड़ते थे, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री में था नहीं। तो वो अगर 1500 या $1000 से ज्यादा $150 रख देते थे तो हवाई अड्डे पर उनकी पूरी तरह से सघन जांच होती थी और उसके अंतर्गत फेरा के तहत उनको बंद कर दिया जाता था। तो ये फेरा का ये था कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, माने विदेशी मुद्रा का कैसे रेगुलेट किया जाए, तो उसकी स्थिति बनाई गई थी फेरा का। और विदेशी मुद्रा का भंडार इस देश में बहुत कम हो गया था, इसी नाते फेरा कानून को लाया गया था, जिससे लोग विदेशी मुद्रा का ज्यादा प्रयोग न करें। लेकिन जब स्थिति सुधर गई तो फेमा को लाया गया कि विदेशी मुद्रा का कैसे आप प्रबंधन करें, इस प्रबंधन के लिए ही अब फेमा को लाया गया। दोनों में यही खास अंतर है। खास अंतर ये है, और एक अंतर और है कि फेरा के अंतर्गत जो कार्रवाई होती थी वो क्रिमिनल कार्रवाई होती थी, वो सिविल कार्रवाई नहीं होती। लेकिन फेमा के तहत ये कार्रवाई क्रिमिनल कम बल्कि सिविल ज्यादा होती है। ये खास अंतर है दोनों में। जी ठीक है सर, फेरा और फेमा में आपने अंतर बताया, और फेमा को फेरा की जगह आखिर क्यों लाया गया था ये भी आपने समझाने की कोशिश की। ये बताइए कि जब फेरा को हटाकर फेमा को लाया गया तो कानून में क्या बदलाव किए गए? कानून में कई बदलाव किए गए। कानून में मेन बदलाव ये एक तरह से आप देखिए, फेरा को और फेमा को ले आने के जो कारण था उसमें यह था कि फेरा के कारण इतना कठोर नियम लागू हो गया था कि जिसके कारण कंपनियों को भारत, जो विदेशी कंपनियां थी उनको भारत में काम करना मुश्किल हो गया था। वो विदेशी मुद्रा इस देश में ही नहीं भेज पाती थी, और विदेशी मुद्रा भेज पाती थी तो अब जो मान लीजिए जैसे मैं दुबई में कमा रहा हूँ या अमेरिका में मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो हमको अगर मान लीजिए कुछ देना पड़ गया तो यहाँ हम कोई भी काम नहीं कर सकते थे, वो हमको भारतीय मुद्रा में इस चीज को ले आना पड़ता था। और विदेश अगर कोई विद्यार्थी मान लीजिए जाना चाहता है, कोई भी दवा के लिए जाना चाहता है व्यक्ति, या कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए छात्र और छात्रा जाना, ये दूभर हो गया था कि वो पैसा ले पाए, पैसा ले जा पाए, क्योंकि भारतीय रुपया तो वहाँ चलता नहीं। वहाँ तो या डॉलर में ले जाइए या तो आप पाउंड में ले जाइए या उस देश की विदेशी मुद्रा का प्रयोग। तो ये सी स्थिति हो गई थी कि उनका प्रयोग करना नामुमकिन हो गया था। ऐसी स्थिति में तमाम विदेशी कंपनियां यहाँ से IBM छोड़ के चला गया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए संभव नहीं हो पाता कि हम इन परिस्थितियों में काम कर सकते हैं, इसलिए हमको यहाँ पर काम नहीं करना होगा, हम छोड़ के जा रहे हैं। तो इस चीज को हल्का करने के लिए कि जिससे उनको काम करने में किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसलिए फेमा कानून को लाया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाया गया कि वो मैनेज कर ले, ठीक से मैनेज करने में कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन न रहे, कोई इतना रेगुलेशन को कठिनाई न बना दिया जाए कि लोग काम करना ही मुश्किल बन जाए उनके लिए। जी ठीक है सर, ये बताइए कि फेमा के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है क्या? जी, फेमा के उल्लंघन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई, जो आजकल ईडी का आप इतना सुन रहे होंगे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, तो ये ईडी को कार्रवाई का अधिकार इसी फेमा के तहत है। फेमा के तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को इतना कार्रवाई का अधिकार है कि वह देखते, वो पता लगाते हैं इस चीज को कि वो पहले उसका इन्वेस्टिगेट करे, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको नोटिस दे, नोटिस करने के दे समन करे, और समन करने के बाद उसको बुलाए और उससे सेटिस्फैक्टरी आंसर प्राप्त करे कि कैसे आपने ये पैसे को कहां से कहां भेजा और क्यों भेजा है। तो पूरी तरह से उसको ये अधिकार है कि वह अगर फेमा कानून का उल्लंघन करने वाले लोग हैं तो उनको सजा दी जाए। सजा में ऐसी स्थिति है कि जैसे एक सर्टेन अमाउंट हुआ है और वो क्वांटिफाइबल अमाउंट बने, अगर हम उसका निर्धारण कर दें कि इतने का है, तब तो उसमें केवल 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए 10,000 या 20,000 डॉलर का किसी ने वो किया है, तो उसी स्थिति में उससे 3 गुना राशि को वो जुर्माना लगा सकते हैं। ये स्थिति है। और उनको अगर वो नहीं दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उनको 5 साल तक की सजा दी जा सकती है।
ये अधिकतम सजा 5 साल तक की होती है। फेमा कानून का उल्लंघन करना एक कठिन कार्य है और इस कठिनता को निकलने के लिए सबसे जरूरी है कि वो दंड का प्राविधान हो, और दंड का प्राविधान ईडी इस चीज को लगाती है और उस चीज पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को पूरा अधिकार है कि उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करे, और ऐसी कार्रवाई होती ही रहती है। आए दिन ये सुनने में आता होगा। जी सर, ये बताइए कि फेमा में फॉरेन एक्सचेंज या विदेशी मुद्रा को कैसे परिभाषित किया गया है? देखिए, फेमा में विदेशी मुद्रा तो ऐसा है कि मेन चीज तो फेमा की है कि फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा का तात्पर्य ये होता है कि जो ऐसी मुद्रा जो आपके देश की मुद्रा है और उसका विनिमय रेट कितना है, माने एक्सचेंज रेट कितना है। तो दुनिया में दो तीन मुद्राएं आजकल हो गई हैं जिनको कहते हैं इंटरनेशनल करेंसी है। वो डॉलर है, वो यूरो है और पाउंड है। ये इसके साथ इस चीज को देखा जाता है कि डॉलर का कन्वर्टेबल रेट कितना है हिंदुस्तानी करेंसी के साथ, और यूरो का कितना कन्वर्टेबल रेट कैसा है, और ये पाउंड के साथ कैसा स्थिति है। तमाम देशों के साथ अगर मान लीजिए हमको रूस में कोई व्यापार करना पड़ा या चाइना में कोई व्यापार करना पड़ा, तो हम क्या करेंगे? हम वो चाइना, हमारा रुपया उनके यहाँ नहीं चलेगा और चाइनीज रुपया हमारे यहाँ नहीं चलेगा, या रूस का रुपया हमारे यहाँ रूबल नहीं चलेगा और हमारा रुपया उनके यहाँ भी नहीं चलेगा। तो ऐसी स्थिति में फेमा का कानून फेमा होता है कि ऐसी स्थिति में आप इस स्थिति को देखें कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज के बारे में हम किस ढंग से वो रुपए को लेन देन करें जिससे दोनों देशों के बीच में आपसी व्यापार विनिमय हो सके और दोनों के बीच में अच्छे ढंग से काम चल सके। यही उद्देश्य फेमा का है। फेमा में फॉरेन एक्सचेंज का तात्पर्य यही होता है। ठीक है, फेमा में फॉरेन एक्सचेंज या विदेशी मुद्रा को कैसे आप परिभाषित करेंगे सर? फेमा में विदेशी मुद्रा जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका ये खास मतलब ये है कि हम कैसे अपने देश का व्यापार दूसरे देश में जो करने वाले लोग होते हैं उनको किस ढंग से किस मुद्रा में किया जाए, उसी को वो विदेशी मुद्रा कहते हैं। मान लीजिए अगर हम अफ्रीकन किसी कंट्री में अगर हम व्यापार करते हैं या किसी एशियन कंट्रीज में व्यापार करते हैं, तो वहां पर हम जो व्यापार करने वाले होते हैं, चूंकि उन देशों की मुद्रा अलग होती है और हमारी मुद्रा अलग है, तो वहां पर जो जिस मुद्रा में व्यापार किया जाता है उस मुद्रा को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। सामान्य तौर पर मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि 2-3 विदेशी मुद्राएं हैं। जैसे डॉलर है, डॉलर तो इंटरनेशनल करेंसी इसलिए माना जाता है कि दुनिया के तमाम देशों में ये डॉलर के माध्यम से ही व्यापार किया जाता है, और पाउंड के माध्यम से व्यापार किया जाता है या यूरो के माध्यम से व्यापार किया जाता है। इनको इस देश के लिए जो हमारे देश से हम व्यापार करते हैं, दूसरे देश में हम जो पैसे का भुगतान करते हैं वो इन देशों की करेंसी में न भुगतान करके बल्कि हम एक इंटरनेशनल करेंसी में भुगतान करते हैं, उसी को फॉरेन एक्सचेंज माने विदेशी मुद्रा कहते हैं। ये उसका उद्देश्य है। जी सर, फॉरवर्ड मार्जिन का मतलब क्या होता है इस संदर्भ में? देखिए, फॉरवर्ड मार्जिन तो अब ये है कि फॉरवर्ड मार्जिन जो स्थिति आ गई है कि हम कैसे अपनी मुद्रा को वहां पर मान लीजिए अगर हम कहीं बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने के लिए ये तो एक ट्रेड के लिए है ना। जैसे आपको हिंदुस्तान में अगर कोई काम करना है तो हम ट्रेड करेंगे, अपनी इंडियन करेंसी में करेंगे, या विदेश का कोई आदमी करेगा तो अभी इसमें क्या होता है कि हम फॉरवर्ड मार्जिन देखते हैं कि कितना हमको वहां पर बिजनेस करना है और कितना पैसा हम उनके पास वहां पे रख सकते हैं उस बैंक में। तो ये उसी उद्देश्य से इस चीज को ले आया जाता है कि हम कितना पैसा वहां पर भेज सकते हैं और कैसे पैसे को उसको फॉरवर्ड मार्जिन के रूप में रख सकते हैं, जिससे कि वो हमारे बाद में पैसे को दे सकें और उसके अनुसार हमारा व्यापार चल सके। खास तौर पर इसका उद्देश्य यही है। FEDAI का क्या होता है सर, ये थोड़ा सा समझाइए। फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका क्या रूल रहता है? इसको जैसे फेडाई जिसको बोलते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज का ये डीलर्स एसोसिएशन जैसे इंडिया में है, जो 2 तरह की चीजें। आप क्या करेंगे कि पैसा का फॉरेन एक्सचेंज के बारे में
आप डीलर्स एसोसिएशन जो है वो डील करते हैं, जैसे पैसे को फॉरेन एक्सचेंज में वही डील करते हैं। इनका खास उद्देश्य होता है कि जो ट्रांजैक्शन करते हैं, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनको फॉरेन एक्सचेंज कैसे मुहैया कराया जाए और क्या किया जाए। और इनसे संपर्क रखता है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संपर्क करते हैं, लाइजनिंग करते हैं इस चीज से। और यहाँ पर इनका डीलर्स एसोसिएशन का पूरी तरह से एथराइज्ड डीलर के रूप में ये काम करते हैं। पहले क्या स्थिति होती थी, एथराइज्ड डीलर नाम की चीज नहीं होती थी, वो सीधे आपको परमिशन मिलती थी, बैंक में आप जाइए और बैंक से काम करिए। लेकिन अभी की स्थिति आ गई है कि बैंक कहता है कि नहीं, हमारे काम को बहुत हल्का कर दिया जाना चाहिए। ये फॉरेन एक्सचेंज के जो डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इनके एक एथराइज्ड डीलर्स का ऑर्गेनाइजेशन है और इनको दे दिया गया है, अधिकार दे दिया गया है कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइजनिंग करिए, संबंध को बनाइए कि कितना पैसा किसको दिया जाना चाहिए, कितना पैसा किस ढंग से दिया जाना चाहिए, कितना आप फॉरवर्ड मनी करेंगे और कितने पैसे का उद्देश्य यहाँ पर किस ढंग का पैसे का खर्च किए करेंगे और कितना पैसा आएगा, कितना रुपया जाएगा, या किस ढंग से रुपए का और पैसे फॉरेन एक्सचेंज में किस ढंग से किया जाएगा। इसी चीज का एफडीआई से, उसको फेडाई बोलते हैं, फेडाई बने ये फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। ये डील करते हैं फॉरेन एक्सचेंज में, इनकी डीलिंग होती है, इसीलिए इसको इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। जी सर, विदेशी मुद्रा लेन देन में नॉस्ट्रो, वोस्ट्रो और लोरो बैंक अकाउंट क्या होते हैं? ये देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। ये वास्तव में ये तीनों वर्ड इटालियन है। जैसे आप देखिए कि हमारे यहाँ क्या होता है, एक सेविंग बैंक अकाउंट हुआ, एक करंट बैंक अकाउंट हुआ, एक फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक अकाउंट हुआ। तो करंट अकाउंट में क्या होता है कि जैसे आप पैसे में कोई इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है, ना के बराबर मिलता है। लेकिन सेविंग बैंक में आपको क्या मिलता है, सेविंग बैंक में थोड़ा सा बैंक इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन एफडी अकाउंट है तो उसमें इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। यहाँ क्या होता है कि नॉस्ट्रो अकाउंट माने, नॉस्ट्रो का मतलब होता है आवर, माने हमारा है, माने हम अपने पैसे को किसी दूसरे बैंक में बेचते हैं। तो जो विदेश के बैंक में होता है वो दैट इज कॉल्ड जो नॉस्ट्रो अकाउंट हुआ। अब जैसे ये हिंदुस्तान का एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक विदेश में सिटी बैंक है अमेरिका में, और अमेरिका के सिटी बैंक में अगर उसने अपना अकाउंट खोल रखा है तो हमारा भुगतान करेंगे। अमेरिका में जो बिजनेस हो रहा है वहां पर उसको नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। लेकिन वही चीज अगर किया जाए तो उसको कहते हैं वोस्ट्रो अकाउंट, यानी वो योर्स मनी, आपका पैसा है, वो आवर्स मनी और आपका योर्स मनी। उनका सिटी बैंक की ब्रांच अगर कोई इंडिया में खोल दी जाती है और वो सिटी बैंक के ब्रांच के माध्यम से हमको अगर पैसे का लेन देन करते हैं, अगर डॉलर में करना चाहते हैं तो डॉलर में करेंगे, नहीं तो हमारी करेंसी में भुगतान करेंगे। दैट इज कॉल्ड ये वोस्ट्रो अकाउंट। और एक लोरो अकाउंट जिसके बारे में आप कर रहे हैं वो एक थर्ड बैंक अकाउंट है। एक विदेशी बैंक में आप काम कर रहे हैं, हमारा भी अकाउंट काम करेगा, आपका भी अकाउंट काम करेगा, और हम दोनों के अकाउंट को इस स्थिति में रखा जाएगा कि जब हमको जरूरत पड़ेगी हम आपके अकाउंट में व्यवस्था करेंगे, और आपको जब जरूरत होगी तो हमको आप हमारे बैंक से लीजिए। और अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज में लेना है तो फॉरेन एक्सचेंज में लीजिए, नहीं तो आप उस देश की करेंसी में अगर पैसा लेना चाहते हैं तो करेंसी में पैसा लेना चाहें। तो दोनों में, तीनों में यही फर्क होता है कि वोस्ट्रो अकाउंट माने हमारा अकाउंट है, नॉस्ट्रो अकाउंट माने आपका एक पैसा है, और जो लोरो अकाउंट है इसका मतलब ये है कि हमारा और आपका दोनों का है, जैसे चाहे आप उसका उपयोग करें। ये स्थिति है। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही विस्तार से फेमा और फेरा के बारे में हमें बताया और बहुत ही तफसील से आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।